कहानी शुरू होती है एक लड़की के साथ में जिसका सीक्रेट नाम है टोक्यो। और तभी हम देखते हैं कि टोक्यो अपने एक बुरे सपने से जाग जाती है और तभी उसे टीवी पर एक न्यूज दिखाई पड़ती है और साथ ही साथ वो अपना इंट्रोडक्शन भी हमें देती जाती है और वो ये भी बताती है कि उसका पार्टनर जिससे वो हमेशा प्यार किया करती थी, उन दोनों ने साथ मिलकर आज तक 15 बार हाइस्ट यानी कि आज तक 15 बार डकैती की थी, मगर लास्ट हाइस्ट में उसका पार्टनर मारा जाता है। कैसे तैसे करके टोक्यो वहां से बच निकलती है। अब टोक्यो के ऊपर हाइस्ट और साथ ही एक मर्डर केस है जिसकी वजह से वो 11 दिनों से पुलिस से बचकर भाग रही है। अगर टोक्यो इस मूवमेंट पर पकड़ी गई तो उसे पूरे 30 साल के लिए जेल की सजा हो जाएगी और इसी की वजह से अब वो एक जगह से दूसरी जगह तक छुपते हुए भाग रही है। टोक्यो इस बात को काफी अच्छी तरीके से जानती थी कि पुलिस उसे किसी भी वक्त ढूंढ सकती है, इसलिए वो आखिरी बार अपनी माँ को कॉल करती है और उनसे बातें करती है कि मैं जिंदा हूँ। आपको तो मेरे बारे में खबर ऑलरेडी पता चली गई होगी क्योंकि आए दिन न्यूज पर मेरी फोटो दिखाई जा रही है। तब उसकी माँ कहती कि क्या तुम मुझसे मिलने आओगी? तब वहां पर टोक्यो कहती कि हाँ, मैं आपसे मिलने के लिए जरूर आऊंगी और वो दोनों एक जगह डिसाइड करते हैं। टोक्यो वहां से फोन बूथ से निकल जाती है अपनी माँ से मिलने के लिए, लेकिन तभी वहां पर गाड़ी में एक इंसान उसका रास्ता रोकता है। उसका नाम होता है प्रोफेसर और तब वो वहां पर टोक्यो से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। तो वहां पर टोक्यो उसकी बातों को नजरअंदाज करके वापस से आगे बढ़ जाती है, लेकिन अगेन प्रोफेसर उसका रास्ता रोकता है और उसे सच्चाई बताता है कि जिस जगह पर तुम जा रही हो वहां पर ऑलरेडी पुलिस तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार बैठी है। उन्होंने ऑलरेडी अपना जाल बिछा लिया, अगर तुम वहां पर गई तो वो तुम्हें पकड़कर सीधा जेल में डाल देंगे। तो इससे अच्छा यही है कि तुम मेरे साथ मिल जाओ। मैं एक बड़ी सी चोरी का प्लान बना रहा हूँ जो कि पूरे 250 करोड़ मिलियन यूरो की है। मैं इस काम के लिए उन लोगों को ढूंढ रहा हूँ जिनके पास में अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ में आ सकती हो। और इसी बात को सुनकर अब फाइनली टोक्यो भी इस प्रोफेसर के साथ में निकल जाती है और साथ ही ये भी बताती है कि अगर मुझे वांटेड होना ही है तो क्यों ना वर्ल्ड की सबसे बड़ी चोरी के लिए हो। और इसी के साथ हमें दिखाई जाती है प्रोफेसर की न्यू टीम जिसके अंदर टोटल 8 मेंबर्स शामिल होते हैं और वहां से वो सभी पहुंचते हैं एक पुराने से वीरान घर में जहां पर प्रोफेसर सभी को अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि हम सभी यहाँ पर एक बड़े से हाइस्ट की प्लानिंग करने के लिए आए हैं। अभी तक आप एक दूसरे का नाम नहीं जानते और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि आप एक दूसरे के नाम को जानें। मैं चाहता हूँ कि आप सभी अपना कोई सीक्रेट नाम रख लें, जैसे कि कोई खिलौना या फिर कोई सिटी का नाम और या फिर कोई कंट्री का नाम। तब वहां पर सभी डिसाइड करते हैं कि हम सभी अपना सीक्रेट नाम एक एक कंट्री के नाम पर रखेंगे। अब से पूरे 5 महीने तक ये जगह ही आपका घर होगा। हम पूरे 5 महीने तक इस बड़ी सी हाइस्ट की प्लानिंग करेंगे। इन 5 महीनों में हम ये प्रैक्टिस करेंगे कि आखिर फाइनली ये हाइस्ट किस तरीके से कामयाब होगा। जैसा कि अभी तक हम एक दूसरे को नहीं जानते तो हम किसी से कोई भी पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे और ना ही किसी का नाम पूछेंगे और रिलेशन बनाने की तो बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी है। और इसी के साथ फाइनली अब हर कोई अपना नाम एक सिटी के नाम पर रख लेता है और इसी के साथ ही अब टोक्यो हर किसी के नाम के साथ में उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ में उनका इंट्रोडक्शन हमें देना शुरू करती है। सबसे पहली शुरुआत होती है बर्लिन के साथ में जो कि इस हाइस्ट को लीड करने वाला है, यही इसका इंचार्ज होगा। इसके ऊपर अभी तक टोटल 27 हाइस्ट का इल्जाम लगा है। उसके बाद में बारी आती है मार्को की जो कि कभी एक खदान में काम किया करता था। इसके ऊपर इल्जाम था कि इसने कई सारी ज्वेलरी शॉप्स और साथ ही बैंक्स को टर्नल बनाकर लूटा था। डेनवर जो कि मॉस्को का ही बेटा है, उसके ऊपर ड्रग्स और साथ ही मारपीट के आए दिन इल्जाम लगे रहते हैं। काफी गर्म दिमाग है और आए दिन चोरी के इल्जामों में पुलिस थाने जाता ही रहता है। फिर दिखाया जाता है रियो जो कि कंप्यूटर और हैकिंग के अंदर मास्टर है। उसने 6 साल से ही हैकिंग करना शुरू कर दिया था और इस हाइस्ट में भी वो हैकिंग का काम करने वाला था। और उसके बाद में हमें दिखाए जाते हैं 2 ट्विंस, हेलसिंकी और ओस्लो, जो कि 2 दमदार लोग थे। हर किसी ऐसे काम को करने के लिए 2 दमदार लोगों की जरूरत तो पड़ती है, लेकिन आज तक ये बात राज ही है कि क्या इनके पास दिमाग है या नहीं। और लास्ट मेंबर है नायरोबी जिसने कि 13 साल से नकली नोटों को बनाना शुरू कर दिया था। इस पूरे हाइस्ट के अंदर वो क्वालिटी कंट्रोल होगी, वो ये चेक करेगी कि क्या नकली नोट जो बने ये बिल्कुल सही है या गलत है। और वहीं पर प्रोफेसर अपना इंट्रो देते हैं। वो इस पूरे के पूरे हाइस्ट के सबसे बड़े मास्टरमाइंड है। उनका आज तक कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि उन्होंने 19 साल के बाद में अपनी कोई आईडी नहीं बनाई। प्रोफेसर वहां पर एक बात सभी को बताता है कि इस हाइस्ट के अंदर हम एक हीरो कहलाने वाले हैं क्योंकि हम किसी पब्लिक का पैसा नहीं बल्कि वो पैसा चुराने वाले हैं जिसका किसी पर कोई हक नहीं है। वहीं पर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हाइस्ट की स्टार्टिंग हो चुकी होती है। सभी लोग एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर उन्हें जरूरी हथियार और साथ ही जरूरी कॉस्ट्यूम्स मिलते हैं। वो सभी एक गाड़ी में बैठकर एक जगह के लिए निकल जाते हैं। ये वो जगह होती है जहां पर स्पेन के रॉयल मिंट के लिए उनके नोट बनाने वाले कागज के बंडलों को लेकर जाया जाता
जाता था। और तभी वहां पर हेलसिंकी उस रोड पर एक डाइवर्जन का बोर्ड लगाकर उनके रास्ते को रोक लेता है। और तभी वहां पर सभी लोग बंदूक लेकर पुलिस वालों और साथ ही उन ड्राइवर को रोककर उस पूरे ट्रक को अपने कब्जे में ले लेते हैं। हाईजैक करे हुए सभी लोगों को वो उस ट्रक के अंदर और साथ ही अपनी पूरी टीम को गन्स और बंदूकों के साथ में पीछे बिठा देते हैं। वहीं पर बर्लिन पुलिस की गाड़ी में उसके साथ में आगे जाता है। टीम को अलग अलग डिवाइड करने के पीछे रीजन ये था ताकि वो पूरी जगह से एक ही बार में हमला एक साथ कर सके। वहीं पर हमें दिखाया जाता है रॉयल मिंट, जहाँ पर अब एक स्कूल बस आकर रुकती है। उसमें काफी सारे बच्चे रॉयल मिंट की विजिटिंग पर आए होते हैं। जिस समय पर हाइस्ट की पूरी टीम और साथ ही स्कूल के बच्चे उस रॉयल मिंट में घुस रहे होते हैं, वहीं दूसरी ओर हमें दिखाई जाती है उसी रॉयल मिंट के कुछ एम्प्लॉय, जिनमें से एक का नाम है मोनिका, जो कि अपने बॉस से बात कर रही होती है। वो उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मगर तब उसका बॉस कहता है कि मेरी खुद की भी एक फैमिली है, मैं भी मेरी एक पत्नी और साथ ही 3 बच्चों को रखता हूँ। मैं तुम्हारे इस बच्चे से नाखुश हूँ, चाहो तो तुम इस बच्चे को गिरा दो। वो दोनों जब आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, मगर तभी वहाँ पर हाइस्ट के लिए पूरी टीम पहुंच जाती है और गोलीबारी करके वहाँ पर अफरा तफरी मचा देती है, जिसकी वजह से हर कोई वहाँ पर डर जाता है और उनके आदेश की पालना करने लगता है। उन सभी के पास में गन्स होती है। उसी के बलबूते पर वो सभी एम्प्लॉइज और साथ ही स्कूल के बच्चों को एक बड़े से हॉल के बीच में ले आते हैं और ये सारी की सारी एक्टिविटीज प्रोफेसर अपने एक सीक्रेट जगह पर बैठकर देख रहा होता है, जिसका सारा एक्सेस रियो ने हैकिंग करके उस तक पहुंचाया होता है। आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन के लिए उन्होंने जमीन के अंदर से शिटपॉट में से एक तार निकाली होती है, जो कि उनके फोन से डायरेक्ट कनेक्ट होती है, ना तो किसी सर्वर से और ना ही किसी और टेलीफोनिक लाइन से। और इसका इस्तेमाल वो इसीलिए करते हैं ताकि पुलिस और कोई स्पेशल फोर्स आकर उनकी कॉल्स को रिकॉर्ड न कर पाए। उनकी प्लानिंग काफी टॉप क्लास होती है और तभी वहां पर टोक्यो पूरे के पूरे रॉयल मिंट में एक लड़की को ढूंढने लगती है, जिसका नाम है एलिसन पार्कर। और साथ ही हमें दिखाया जाता है कि एलिसन पार्कर की फोटो प्रोफेसर की दीवार पर भी लगी होती है, जिससे हमें ये तो पता चल ही जाता है कि ये लड़की इस पूरे हाइस्ट के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और इसी के साथ अब फाइनली रियो उस रॉयल मिंट के बड़े से दरवाजे को बंद कर देता है और सभी वहां पर बंधक यानी कि हॉस्टेजेस बनकर बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं एलिसन पार्कर को, जो कि एक वॉशरूम के अंदर अपने बॉयफ्रेंड के साथ में होती है और तभी उसका बॉयफ्रेंड उसकी एक पिक क्लिक कर लेता है, जो कि थोड़ी सी न्यूड होती है और तभी वो उस पिक को इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देता है। उन दोनों के बीच में झगड़ा चल ही रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर टोक्यो पहुंच जाती है और दोनों को पकड़कर उस पूरे हॉल के बीच में ले आती है। और अब जब सारे हॉस्टेजेस एक साथ मौजूद होते हैं, तभी वहां पर बर्लिन अपने फेस से अपना मास्क हटाकर उन सभी को अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि मैं यहाँ का मेन इंचार्ज हूँ। आप सभी लोगों को मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब बस हमें कोऑपरेट करिए और हम भी आपको कोऑपरेट करेंगे। इस समय तक सभी हॉस्टेजेस की आंखों पर एक पट्टी लगा दी जाती है और तभी रियो आकर उन सभी के मोबाइल और उनके नाम के साथ में उनकी एक लिस्ट तैयार करता है। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाए जाते हैं मॉस्को और डेनवर, जो कि उस रॉयल मिंट की बड़ी सी तिजोरी को अपनी चालाकी के साथ में खोल देते हैं और जैसे वो तिजोरी खुलती है उन्हें दिखता है काफी सारा पैसा। डेनवर तो मानो जैसे पागल ही हो जाता है, वो उस नोटों को देखकर उसके ऊपर कूद जाता है, उसके ऊपर सोने लगता है और अपने पिता से कहता है कि अगर हम ये सारा पैसा चुरा ले तो हमारी लाइफ क्या से क्या हो जाएगी। तब वहां पर मॉस्को से बताता है ये सारा काम जो आज हमने किया है ये तेरे और मेरे टैलेंट के बलबूते पे नहीं, बल्कि उस मास्टरमाइंड प्रोफेसर के बलबूते पर किया है। इसके अंदर उसका माइंड, उसका दिमाग और साथ ही उसकी प्रैक्टिस लगी, हमें उसे धोखा नहीं देना चाहिए। इसलिए जो प्लान के मुताबिक डिसाइड किया उस काम पर लग जा। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि एक दीवार पर उन सभी होस्टेजेस के स्मार्टफोन्स को लगा दिया जाता है स्विच ऑफ करके और तभी हमें वहां पर टोक्यो और साथ ही रियो के बीच में बातचीत दिखाई जाती है। उन बातों में वो अपने फ्लैशबैक में पहुंच जाते हैं, जहां पर हमें उस हाइस्ट की एक नाइट पहले की स्टोरी दिखाई जाती है, जहां पर रियो अब टोक्यो के कमरे में आता है और साथ ही अपने गले से एक चेन निकालकर टोक्यो को देता है और बताता है कि इसके अंदर मेरा असली नाम लिखा है। और इसी के साथ हमें ये भी पता चलता है कि इन दोनों ने प्रोफेसर का एक रूल ब्रेक किया है, क्योंकि प्रोफेसर ने सबको मना किया था कि कोई भी रिलेशनशिप नहीं बनाएगा। और वहीं पर हमें उन दोनों की लव स्टोरी भी दिखाई जाती है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है अगेन टोक्यो, नैरोबी, बर्लिन और साथ ही रियो पर, जो कि अब बंदूक लेकर उस दरवाजे के सामने खड़े हैं और वो अब खोल देते हैं सामने का गेट, जिससे कि पुलिस अब उनके ऊपर हमला करने ही वाली होती है। बेसिकली ये भी उनका एक प्लान ही होता है। इनके प्लान के मुताबिक पुलिस इनका बाहर इंतजार कर रही होगी। प्रोफेसर के अकॉर्डिंग इन चारों को बाहर जाना है
नोटों से भरा बैग वहां पर रखना है और साथ ही जमीन पर फायरिंग करनी है और ऐसा करने के बाद में अगेन वापस दरवाजे को बंद करके अंदर छिप जाना है। इससे पुलिस वालों को ये लगेगा कि ये कुछ नॉर्मल चोर हैं जो कि पैसों की चोरी करने के लिए रॉयल मिंट में आए हैं और अब हमारी जाल में फंस गए हैं, और उनकी यही ट्रिक उनके फ्यूचर प्लान में काम आएगी क्योंकि उनका असली प्लान तो कुछ और ही था। मगर इस प्लान में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। पुलिस जब वहां पर उन पर फायरिंग कर रही होती है तो उसमें से एक गोली रियो के कान से होकर गुजर जाती है, उसके कान से खून निकलने लगता है और वो वहीं पर गिर जाता है। तो उसके जवाब में अब वहां पर टोक्यो भी फायर करना शुरू कर देती है और इसी फायरिंग के अंदर उनका काफी सारा काम बिगड़ जाता है और वो घायल रियो को वापस से घसीट कर उस रॉयल मिंट के अंदर ले आते हैं। और इसी मुठभेड़ के अंदर एक पुलिस वाले को भी गोली लग जाती है और वहीं पर अब हम देखते हैं कि पूरी हाइस्ट टीम अब वापस से रॉयल मिंट के अंदर आ चुकी है। वहीं बाहर दूसरी ओर अब पुलिस अपने बैकअप के लिए स्वाट टीम को कॉल कर रही है और नोटों से जो भरा बैग था उसके अंदर से पैसे अब रॉयल मिंट की दीवारों तक उड़ रहे होते हैं। और इसी के साथ ये पहला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइज, आपको ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा।